हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्कूलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 7 जिसका नाम है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस चैप्टर में हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह जनजातीय समाज जो है उसमें किस तरह वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मणों द्वारा क्या कुछ कर्म कांड किए जाते थे, और साथ साथ हमने देखा था बहुत सारी जनजातीय लोगों के बारे में कि किस तरह पंजाब में खोखर जनजाति 13th और 14th सेंचुरी में हुआ करती थी। उसके बाद गक्खर लोग आ गए। उसके बाद हमने देखा था मुल्तान और सिंध के बारे में, जहाँ पर लंगा और अरगुन जो लोग थे वो रहते थे। साथ ही हमने देखा था कि उत्तर पश्चिम में एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली जनजाति रहती थी जिसका नाम था बलूच। अब इस जनजाति के लोग जो थे वो छोटे छोटे कुलों में यानी छोटे छोटे परिवारों में बटे हुए थे और हर एक कुल का अपना एक अलग मुखिया होता था। साथ ही हमने पश्चिम हिमालय की जनजातियों के बारे में भी पढ़ा था। उसके अलावा हमने बिहार, झारखंड, साथ में कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ सब जो जनजातियाँ रहती थी इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो वहाँ पर उस समय खाना बदोश जो चरवाहे थे वो अपने जानवरों के साथ बहुत दूर दूर तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, इसीलिए उन्हें घुमंतू भी कहते थे। अब उनका जो जीवन था वो ज़्यादातर किस चीज़ पर डिपेंड करता था? वो डिपेंड करता था दूध पर और पशुचारी उत्पादक, जैसे कि जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मीट है, एग्स हैं और दूध है, इन चीज़ों पर उनका जो जीवन था वो बहुत निर्भर करता था। और ये क्या करते थे कि जो खेतीहर गृहस्थ होते थे उनसे अनाज, कपड़े और बर्तन लिया करते थे और बदले में उन्हें घी और ऊन दिया करते थे, क्योंकि इनके पास एनिमल्स तो बहुत सारे थे। तो उनसे ऊन और घी जो इनको मिलता था उसके बदले में ये अनाज, कपड़े और बर्तन ले लिया करते थे। अब कुछ जो खाना बदोश थे वो अपने जानवरों पर ढुलाई का काम भी करते थे, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम भी करते थे। साथ ही साथ वे जब आते जाते थे तो वो वहाँ से खरीद फरोख्त भी करते थे, यानी व्यापार भी किया करते थे वो छोटी मोटी चीज़ों का। जो बंजारे लोग थे वो बहुत एक बड़े व्यापारी खाना बदोश थे, यानी कि इनका जो बंजारों का काम था वो था एक जगह से दूसरी जगह तक सामान का व्यापार करना। जैसे आप पेज 94 पर ये पिक्चर भी देख सकते हैं। घुमंतू व्यापारियों की एक श्रृंखला है जो कि भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। अब वो कैसे जोड़ती है? क्योंकि यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जाता था, जैसे हमने देखा ना, ऊँटों पर या किसी और जानवर पर ढुलाई करते थे। और मध्य एशिया के जो व्यापारी थे वो ऐसी वस्तुओं को भारत लाते थे, और जो बंजारे थे, बंजारों के साथ जो और अन्य व्यापारी होते थे वो स्थानीय बाज़ारों में इन्हें बेचा करते थे। और बंजारों का जो कारवां होता था, कारवां होता है जब ये ग्रुप्स में चलते थे तो उसे टांडा कहा जाता था। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अंडरलाइन दिस। बंजारों का जो कारवां था उसे टांडा का नाम दिया जाता था। अगर कोई आपसे पूछ ले कि टांडा क्या होता था तो वो बंजारों का कारवां होता था। चैप्टर 3 में हमने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ा था, और यहाँ पर फिर से उनका नाम इसलिए आया है क्योंकि जब भी वो अपना अनाज बाज़ारों में बेचने के लिए भेजते थे तो उसको ढुलाने का, जो ढुलाई का उसका काम होता था, वो बंजारों से ही करवाया जाता था। साथ ही जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब बाज़ारों में या किसी भी जगह पर अपने सामान को भिजवाना होता था तो वो बैलों पर, ये बंजारे ही थे जो अपने बैल पर अपना ये जो सामान था बेचने के लिए ये ले जाया करते थे शहरों में। सैन्य अभियानों के दौरान भी क्या था कि मुग़ल जब सेना होती थी तो उनके लिए खाने पीने का जो भी चीज़ें आती थी वो भी ढोने का काम ये बंजारे ही करते थे। अब इतनी विशाल सेना के लिए कम से कम 1 लाख बैल जो थे वो अनाज ढोया करते थे। अब ये तो देखा हमने बंजारों के बारे में कि वो खाना बदोश व्यापारी भी थे और साथ ही साथ उनके कारवां को टांडा कहा जाता था। वो ढुलाई का काम बहुत अच्छे से करते थे, ये भी हमने देखा। अब खाना बदोश और भ्रमणशील समूह जो थे वो दोनों ही घुमंतू लोग थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चलते रहते थे। अब इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो पशुचारी थे, यानी कि पशुओं पर निर्भर करते थे हर चीज़ के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि दस्तकार थे, फेरी वाले थे या नृत्यक और गायक थे। और इनमें से कुछ तमाशबीन भी थे, यानी कि अपना कुछ न कुछ करतब दिखाया करते थे वो।
अपना जो भी टैलेंट था वो दिखाया करते थे, और उसी से जो कुछ भी उनको कमाई होती थी वो सब एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर वो जाया करते थे, और यही सब काम धंधा वो करते थे। अब इसके अलावा हमने और एक चीज़ इनके बारे में जो है वो कि जिस स्थान पर वो आज हैं वो अगले साल उसी स्थान पर ही लौटकर वापस आ जाते थे, यानी कि हर साल वो उसी स्थान का दौरा किया करते थे। कुछ पशुचारी जनजातियां ऐसी भी थी जो कि मवेशी और घोड़ों को पालन पोषण करती थी, और उसके बाद क्या करते थे वो लोग, उन्हें संपन्न लोगों को बेच दिया करते थे, जिससे उन्हें पैसे मिल जाते थे और इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। कुछ हमने देखा छोटे मोटे फेरी वाले होते थे, कुछ भी अपना सामान बेचते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक इस तरह घूमते रहते थे। साथ ही साथ वो घास फूस की चटाई बनाते थे, या जैसे जूट की चटाई बनाते थे, जूट से बना सामान बनाते थे और उसे बाज़ार में जाकर बेच दिया करते थे। कुछ भिक्षुक भी जो थे वो भी घुमंतु सौदागरों का काम किया करते थे। साथ ही हमने जैसे देखा कि गायक थे, कुछ जो थे वो तमाशबीन थे, यानी अपना जो भी टैलेंट था वो दिखाया करते थे। गांव-गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कभी नगरों में जाते थे, कभी गांव में जाते थे, और इसी तरह वो कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। तो ये सब तो था घुमंतु लोगों के बारे में। अब देखते हैं बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। अब देखो, जैसे जैसे हमने अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में पढ़ा, यानी अर्थव्यवस्था मतलब पैसे की नीड, पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाता था, जैसे जैसे हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि समाज में, सोसाइटी में कैसे अलग अलग समय पर ज़रूरतें बदलती गई और बढ़ती भी गई। उसी तरह से नए नए टैलेंट जो थे लोगों के वो उभर कर आने लगे, क्योंकि ज़रूरतें बदलती गई तो टैलेंट भी बदलते गए। अब वर्णों के बीच में हमने देखा कि वर्णों में डिवाइडेड था समाज, जो था विभिन्न वर्णों में विभाजित किया गया था। तो वर्णों के ही अंदर छोटी छोटी जातियां जो थी वो उभरने लगी। जैसे ब्राह्मणों के बीच कई नई जातियां सामने आने लगी। मेन उनका वर्ण जो था वो ब्राह्मण ही था, लेकिन उसके अंदर भी कई सारी जातियां आने लगी। वहीं दूसरी ओर क्या था कि कई जनजातियां जो थी और सामाजिक समूह जो थे उनको जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उस समय सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इन सबको भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई थी। अब अगर वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की बात करें तो वहाँ पर 12th सेंचुरी में अभिलेख पाए गए थे, जिसमें रथकारों के बारे में लिखा गया था कि रथकार जो हैं उनका जाति के हिसाब से जो कामकाज तय किया गया था वो था वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण करना, मंदिरों के द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, यही सब काम जो था, मंडप बनाना, जेवर बनाना राजाओं के लिए, ये सब काम उन्हीं के लिए तय किए गए थे। 11th और 12th सेंचुरी के बीच राजपूतों के कई नए गोत्रों का इजाफा हुआ, यानी बहुत ज़्यादा उनके नए गोत्र बढ़ने लगे। वे हूण, चंदेल और चालुक्य, इसके अलावा कुछ दूसरी वंश परंपराओं से भी आते थे। तो पहले तो उन्हें जनजाति माना जाता था, लेकिन बाद में उन्हें राजपूतों का ही दर्जा दे दिया गया, और धीरे धीरे तो उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा अच्छी जगह बना ली कि पुराने शासकों की जगह उन्होंने पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया, और ख़ास तौर पे कृषि वाले क्षेत्रों में, क्योंकि कृषि में उनका हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो कृषि वाले क्षेत्रों में उन्होंने शासकों की पूरी तरह से जगह ले ली। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मणों के समर्थन से बहुत सारी नई जातियां भी बनने लगी, लेकिन उनमें से सिर्फ प्रमुख जनजाति परिवार जो थे वो ही शासक वर्ग में शामिल हुए, यानी जो मेन जनजातियों के परिवार रहते थे वही शासक वर्ग में शामिल हो पाए, यानी उन्होंने ही शासकों की जगह ले ली। अब उनकी जो बहुत ज़्यादा संख्या थी वो उसके लिए बहुत शक्तिशाली साबित हुआ। दूसरी तरफ क्या हुआ कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जनजाति जो काफ़िले थे वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया, इस्लाम रिलीजन को अपनाना शुरू कर दिया। अब जाति व्यवस्था को नकारते थे वो पूरी तरह से, वो जातियों को नहीं मानते थे। तो इस तरह नई नई जो जातियां थी वो ऐसे उभरने लगी, और किस तरह हमने देखा जनजाति परिवार भी जो थे वो भी जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए। इस चैप्टर की अगली वीडियोस को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही पार्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।